हैं राम मेरा मित्र है। सेकंड, मैं जयपुर में रहता हूँ। नंबर थर्ड, गांधी जी ने सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। नंबर फोर, जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते हैं। नंबर फाइव, हिमालय से नदियां निकलती हैं। नंबर सिक्स, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। नंबर सेवन, राम बहुत बुद्धिमान है। अब इसमें देखिए, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। मित्र, मित्र क्या हो गई? एक जाति, ठीक है। इसके बाद में जयपुर देखिए, किसी स्थान का नाम, ठीक है। गांधी जी, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। नेक्स्ट देखिए, सत्य और अहिंसा क्या हो गए? भाव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जंगल, ये हो गया स्थान का नाम। नेक्स्ट देखिए, पशु और पक्षी, ये क्या हो गई? जाति, पशु भी जाति हो गया, पक्षी भी क्या हो गया? जाति। हिमालय, हिमालय क्या है? स्थान विशेष का नाम, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, तो यह है स्थान का नाम। नदियां क्या है? नदियां जाति है। इसके बाद देखिए, पुस्तकें, पुस्तकें क्या है? वस्तु। नेक्स्ट देखिए, बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या है? भाव। तो इतना सब कुछ वाक्यों में पढ़ते हुए हमें ये बात तो समझ में आ ही गई है कि इन वाक्यों में हम किस चीज का डिस्कशन करना चाह रहे हैं। वाक्यों के थ्रू हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं संज्ञा का। तो हमारा मेन पॉइंट निकल के आता है संज्ञा। अब इन वाक्यों के माध्यम से हमें ये भी पता चला कि संज्ञा किस किस चीजों को कहते हैं? व्यक्ति के, जाति को, वस्तु को, स्थान को। तो ठीक है, अब हम करते हैं संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले देखिए संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा हो गया किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु, जाति, कोई स्थान अथवा हमारे भाव, उनको हम क्या नाम देते हैं? संज्ञा। जैसे व्यक्ति अकबर, राम, श्याम, जाति देखो जानवर, पुरुष, महिला, स्थान जयपुर, बगीचा, भाव क्या हो गए? बड़प्पन, घबराहट, ईमानदारी, आदि। तो संज्ञा की परिभाषा हमारे सामने क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर, राम, श्याम, ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है। वस्तु, वस्तु कौन सी है हमारे पास? वस्तु हमने लिखी नहीं यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे पुस्तक, डस्टर, चौक, मेज, कुर्सी, ये सारी क्या है? वस्तु। जानवर, पुरुष, महिला, ये हो गई हमारे पास जाति। जयपुर, बगीचा, ये हो गए स्थान। बड़प्पन, घबराहट, ईमानदारी, ये हो गए भाव। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
तो ये हो गई संज्ञा की परिभाषा। अब इस परिभाषा के अंदर ही हमें इसके भेदों के नाम भी मिले हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा में इसके भेदों के नाम हमें पता लग गए। तो संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, और नंबर 3 है भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये क्या है? संज्ञा के भेद हैं। अपने को परिभाषा के अंदर ये तीनों चीजों के नाम आए थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीन है संज्ञा के भेद। तो सबसे पहला भेद हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में न सिर्फ व्यक्ति के, सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बताते, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष होना चाहिए वो, किसी विशेष। वैसे तो जैसे राम, श्याम, रहीम, ये तो आते ही आते हैं व्यक्तिवाचक में, पर कोई जाना माना कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, अथवा कोई स्थान हो। व्यक्ति, वस्तु, विशेष व्यक्ति। वैसे तो वस्तु अपने पास किस में आ जाती है? जाति में भी आती है, लेकिन विशेष कोई वस्तु हो, विशेष व्यक्ति हो, विशेष स्थान हो, तो ये सारी चीजें किस में आएगी? व्यक्तिवाचक में आएगी। तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई विशेष व्यक्ति, कौन? जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह। साधारण व्यक्तियों के नाम तो आएंगे ही आएंगे व्यक्तिवाचक में, लेकिन विशेष व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, इसके अलावा स्थान जैसे जयपुर, ताजमहल, पर्वतों के अंदर देखो हिमालय। विशेष जैसे कोई पुस्तक हो, वस्तु जैसे कोई विशेष पुस्तक है, पुस्तक क्या है? वस्तु, लेकिन जिसमें विशेष गीता, रामायण। साधारण पुस्तक तो है ही है, गीता, रामायण, महाभारत, ये सारी पुस्तकें किस में आएगी? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक में। अब जैसे अपने पास पुस्तक है, पुस्तक क्या हो गई? उसकी जाति हो गई, तो अपने जातिवाचक के अंतर्गत आता है। लेकिन विशेष पुस्तक जैसे गीता, रामायण, महाभारत, जिसके बारे में हम कई मतलब लोकप्रिय पुस्तकें हैं, वो किस में आएगी? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि एक विशेष वैल्यू रखती है वो, तो वो किस में आएगी? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द।
वाले शब्द व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये इंडिविजुअल तो एक व्यक्ति है, बट अगर इनकी जाति का बोध कराया जाए तो ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर्स थे ना, स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता सेनानी क्या हो गई? इनकी जाति हो गई, इनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया। किसमें? स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक, विभिन्न प्रकार की जो पुस्तक थी वो क्या हो गए? धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ क्या हो गए? उनकी जाति हो गई। इसी तरीके से देखिए पुरुष, अगर हम नाम बोल दे राम, राकेश, रमेश, मोहन, सुरेश, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन अपन कह दे बहुत सारे पुरुष खड़े हैं, तो वो पुरुष किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। स्त्री, स्त्री, बहुत सारी स्त्रियां खड़ी है या स्त्री है या उसकी जाति क्या स्त्री है, फीमेल है, वो मेल फीमेल वो क्या हो गई? उसकी जाति हो गई। इसी तरीके से देखिए जानवर, यही अगर अपन बोल दे शेर, शेर या फिर विशेष जैसे चेतक, घोड़ा था ना चेतक महाराणा प्रताप का, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक में। यही अगर हम बोल दे जानवर तो वो आएगा जातिवाचक में। पशु पक्षी ये किस में आएगा? जातिवाचक में। ठीक है, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से देखिए ताजमहल, लाल किला और कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां कि हम घूमने जाते हैं उनको, तो उनको किस में दे दिया जाएगा? दर्शनीय स्थल, यानी घूमने फिरने की जगह। दर्शनीय स्थल तो वो किस में आएंगे? वो उसकी जाति हो गई, तो वो जातिवाचक संज्ञा में स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद में अपने पास देखिए भाववाचक संज्ञा। भाव नाम से क्या पता चलता है? कि हमारे मन के भाव, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध। लेकिन एक चीज और आपके सिलेबस में है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो संज्ञा का और नाम दिया गया है। एक तो हो गई समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। समूह यानी ग्रुप और द्रव्यवाचक यानी लिक्विड। तो द्रव्यवाचक के अंदर कौन सी संज्ञाएं आएंगी? सोना, चांदी, पीतल, तांबा। तो ये क्या हो गई? इनकी जाति हो गई। ये आएंगे तो जाति के अंतर्गत, पर ये किस जाति के अंतर्गत है? द्रव्यवाचक में। समूहवाचक जैसे झुंड, टोली, ये क्या हो गए? दल, ये हो गए समूहवाचक। सेना की टुकड़ी, टोली, तो वो हो गए समूह। एक विशेष उसको नाम दे दिया गया कि ये टोली जा रही है, ये बच्चों की टोली जा रही है, सेना का दल जा रहा है, सेना की टुकड़ी जा रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? समूहवाचक में। एक विशेष उसको समूह दे दिया गया, तो वो आएंगे समूहवाचक में। इसी तरीके से देखो कक्षा, कक्षा को भी आप समूहवाचक में रख सकते हो, क्योंकि वहां पर विद्यार्थियों का एक ग्रुप होता है, एक विद्यार्थियों का समूह होता है, तो ये समूहवाचक के अंतर्गत आएगी। और द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये भी इनकी जाति हो गई, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव्यवाचक है। तो जातिवाचक के अंतर्गत आपके दो भेद माने गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 1, 2। लेकिन एग्जाम में अगर आपके ये वाले उदाहरण आ जाए ना, तो आपको अलग से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है द्रव्यवाचक या समूहवाचक, आपको सीधे साथ लिख देना है जातिवाचक। ठीक है, वहीं आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक को अलग से संज्ञा का भेद नहीं माना गया है। ये किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने भाववाचक।
भाववाचक में क्या है? किसी के गुण, भाव, स्वभाव व दोष सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? भाववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। दोष को दर्शाने वाले शब्द भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे अच्छाई, ईमानदारी, बूढ़ापा, बड़प्पन, लड़कपन, बचपन, चतुराई। तो ये सब क्या हो गए? भाव हो गए। भाव कहाँ से जुड़े होते हैं? हमारे स्वभाव से, हमारे गुण दोषों से, हमारी दशाओं से। तो ये क्या हो गए? भाववाचक के अंतर्गत आ गए। अच्छाई, ईमानदारी, बुढ़ापा, बड़प्पन, लड़कपन, बचपन, देश प्रेम। देश प्रेम की भावना ही तो होती है ना, तो वो किस में आएंगे? भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। जोश, उत्साह है, देश प्रेम, ये सभी किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे कि हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो वो हम देखेंगे। जैसे जवान, पशु, मित्र, ये क्या है? जाति। बूढ़ा, इसी तरीके से देखिए स्वामी, हिंदू। जवान से क्या भाव बना? जवानी। क्या गुण पता चला? जवानी का। पशु, पशुता, इसमें तो पशुता के गुण है, यानी पशु के जैसा है ये। मित्र से मित्रता, मित्रता के क्या हो गए? गुण हो गए, भाव हो गया। बूढ़ा से बुढ़ापा, स्वामी से स्वामित्व, हिंदू से हिंदुत्व, नारी से नारीत्व। ठीक है। इसी तरीके से पुरुष से पुरुषत्व। ये तो हो गए हमारी जातिवाचक से। अब है सर्वनाम से। सर्वनाम देखो कौन कौन से शब्द है? अहम, मम, अपना, स्वयं। तो देखिए अहम से क्या बना? अहंकार, ये भाव हो गया ना। मम से क्या बना अपने पास? ममत्व या फिर ममता। नेक्स्ट देखिए अपना, अपना से क्या बना? अपनापन या अपनत्व, अपनत्व या फिर अपनापन। ये क्या हो गया? भाव हो गया। नेक्स्ट देखिए स्व, ये हो गया स्वत्व या स्वमेव। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भाववाचक किससे मतलब चीजों से निर्माण होता है। जाति से भी भाववाचक का निर्माण हो रहा है, सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से देखिए कुछ विशेषण हैं जिनसे भी भाववाचक का निर्माण होता है। जैसे कटु, मीठा, खट्टा, चतुर, सफेद, गुण,
कटु से, अब ये क्या है? विशेषण, व्यक्ति की विशेषता बताने वाली चीज क्या कहलाती है? विशेषण। तो ये विशेषण शब्द है, इससे हम भाव कैसे बनाएंगे? कटु से किसका भाव आएगा? कटुता, कटुता की भावना है, यानी प्रेम की भावना नहीं है उसमें। मीठा से मिठास। नेक्स्ट देखिए, खट्टा, खट्टा से खट्टास। चतुर से चतुराई। सफेद, सफेद से सफेदी। सफेद क्या था? इसका गुण था, सफेद से क्या बना? सफेदी। गुण से गुणी। ठीक है, तो इस तरीके से बने विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। तो विशेषण शब्दों से क्या बना? भाववाचक संज्ञाएं बनी, भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से देखिए, कुछ अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्द भी होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे वाह वाह। वाह वाह से क्या हो गई? वाह वाही। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, दूर से दूरी। धिक से धिक्कार। ये हो गए अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। वाह वाह से वाहवाही, दूर से दूरी, धिक से धिक्कार। इसी तरीके से देखो, क्रिया शब्दों से भी अपने पास भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे लड़ना, चढ़ना, पढ़ना। लड़ना से लड़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई। ठीक है, खेल से खेलना, दौड़ से दौड़ना। दौड़ से क्या बना? दौड़ना। नाच से नृत्य या नाचना। इसी तरीके से देखो, हंसना से हंसी। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किससे होता है? विशेषण से भी होता है, जातिवाचक संज्ञा से भी होता है, अव्यय से भी होता है और क्रिया से भी होता है। एक छोटा सा अपन चार्ट बना लेते हैं संज्ञा का, रेखा चित्र के माध्यम से। जैसे संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक, नेक्स्ट जातिवाचक, और नंबर 3 है भाववाचक। फिर जातिवाचक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ये छोटा सा इसका चार्ट था। संज्ञा शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर किसी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज हैंड